अमेरिका और भारत के रिश्ते मेरे ख्याल से अब एक बहुत ही अलग मोड़ पर आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो अभी एक रीसेंट डिसीजन लिया जिसमें यूएस इंडिया का जो एक इंडो पैसिफिक कमांड था उसको चेंज करके अब उसने केवल सिर्फ पैसिफिक कमांड कर दिया। इसके स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2004-5 से अगर आप भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप की ट्रेजेक्टरी को ऑब्जर्व करो तो आप एक पेक्यूलियर चीज़ ये देखोगे कि अमेरिका ने उस समय भारत के साथ एंगेजमेंट एक मन में मंशा रख के शुरू की थी। मंशा ये थी कि हम चाहते हैं कि भारत बढ़े, भारत इकोनॉमिकली मजबूत बने और भारत इकोनॉमिकली मजबूत बनकर एक ऐसी परिस्थिति में आए कि कल को भारत अमेरिका के नज़रिए से एक बेस टेरिटरी बने जहां पर अमेरिका रहकर चाइना को काउंटर मिलिट्रली और इकोनॉमिकली कर पाएगी। इस मंशा के तहत सबसे पहले भारत को उस समय अमेरिका ने एक न्यूक्लियर डील भी दी। न्यूक्लियर डील का ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइना को काउंटर करने के लिए एक भारत को न्यूक्लियर लेवल का क्रेडिबल प्लेयर बनाकर उसको ग्लोबल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर और कॉमर्स में लाकर खड़ा करना है। लेकिन इसके बाद की जो परिस्थिति थी वो ये थी कि जैसे जैसे भारत के टैलेंटेड लोग थे उन हाई क्वालिटी टैलेंट को अब्जॉर्ब करके अमेरिकन मल्टीनेशनल्स में रखना, इसके साथ साथ अलग अलग डायमेंशंस में रिश्तों को और मजबूत करना, और रिश्ते भी इस हद तक मजबूत होते गए कि एक पॉइंट ऐसा अमेरिका और भारत के बीच में आया कि इन दोनों के बायलैटरल रिलेशंस में अमेरिका ने भारत को जो टैग दिया वो टैग था एक नॉन नेटो का मेजर डिफेंस पार्टनर का। यानी कि नेटो का देश ना होने के बावजूद भी भारत को वो दर्जा दिया गया कि एक नॉन नेटो देश होने के नाते भारत के पास वो सारे मिलिट्री इक्विपमेंट को एक्सेस करने की एक एबिलिटी दी जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद अमेरिका के मन में बैकएंड लेवल पर दो चीज़ें हमेशा से चलती थी। पहला चलता था कि भारत आर्थिक तौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। दूसरा उसके मन में ये होता था कि रिफॉर्म्स वो करे जिससे कि हमारी अमेरिका की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी एक दूसरे से मिक्स हो जाए, इंटरमिंगल कर जाए। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमेशा किए। 1991 से लेकर आज तक अगर आप भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री को लेकर किताबें पढ़ते हो, हर एक सरकार जो भी आई उसने अलग अलग प्रकार के रिफॉर्म्स किए। कुछ सरकारों के रिफॉर्म सोशल जस्टिस ओरिएंटेड होते थे, कुछ के बिल्कुल मार्केट ओरिएंटेशन वाले होते थे। अभी 2014 से जो एक माहौल है वो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स का है। रिफॉर्म्स यहाँ पर हमेशा होते रहे, लेकिन एक पेक्यूलियर पॉइंट था कि 1991 से लेकर आज तक जो भी रिफॉर्म्स हुए उसमें ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के द्वारा दिया गया इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट ही हमेशा एग्जीक्यूट हुआ वो गलत होगा। अमेरिका के दिया गया एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट अपनाया ज़रूर जाता था, उसके तहत पॉइंट्स को देखा ज़रूर जाता था, पर अमेरिका के दिया गया ब्लूप्रिंट वर्बेटिम इम्प्लीमेंट नहीं होता था, क्योंकि भारत को बाकी विश्व के अन्य रीजन्स के साथ कोलैबोरेशन बनानी भी उस समय आवश्यक लगती थी, जिसके तहत इकोनॉमिक पॉलिसी में डोमेस्टिक लेवल पर जो जो चेंजेस लाने थे वो आवश्यक होते थे। लेकिन अमेरिका इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होता रहा। अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन ये थी कि हम चाहते हैं कि आप उस प्रकार के इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को फॉलो करो जिससे कि आपकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़े ही ना, बल्कि हमारी इकोनॉमी अमेरिका की हमेशा उसको एक अपर एज रहे और आप हमारे नीचे सबसर्विएंट लेवल पर रहो। अब ये चीज़ क्योंकि भारत की विदेश नीति का हिस्सा ना थी ना है, इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की आर्थिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। फ्रस्ट्रेशन का आपने सबसे बड़ा उदाहरण देखा कि जो अमेरिका का राष्ट्रगधा डोनाल्ड ट्रंप है उसने किस प्रकार से टैरिफ्स का टूल का प्रयोग करके यहाँ पर विश्व के अलग अलग देशों को और इंक्लूडिंग भारत को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी। टैरिफ्स को एक टूल बनाकर जब उसने उसको ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मेकिंग के लिए यूज़ किया, वो अलग बात है कि उस चीज़ में वो नाकाम रहा, क्योंकि अमेरिका की खुद की सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट, उसने एक न्यूट्रल तरीके से बिना किसी बायस के वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को डील करके इस मामले का हल निकाल दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग ऑफ टैरिफ टूल का गेम पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी उसको यही लगता था कि भारत हमारे लिए क्यों ऐसा देश नहीं बन रहा, एक मिनिएचर कॉलोनी जैसा, जैसी मिनिएचर कॉलोनी जापान है, जैसी मिनिएचर कॉलोनी साउथ कोरिया है, जैसे मिनिएचर कॉलोनी हमारी ऑस्ट्रेलिया है। इसकी तरह ये मिनिएचर कॉलोनीज़ में इसलिए प्रयोग करता हूँ क्योंकि आप जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें,
वो है स्वतंत्र देश, लेकिन उन सबकी आर्थिक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस जो हैं वो अमेरिका के साथ ही इंटरलिंक्ड हैं। अमेरिका अगर उनको बोलता है कि पलक झपको तो वो पलक झपकेंगे, वरना वो नहीं झपकेंगे। तो उनकी वो जो मल्टी वेक्टर थिंकिंग है वो यहाँ पर कि हम अपने नज़रिए से इंडिपेंडेंट सोच रखें, वो नहीं थी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो अब तय हो गई कि अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म पेंटअप फ्रस्ट्रेशन जो थी वो यहाँ पर अब निकल गई। अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत को देखना चालू कर दिया है उसमें ये कहना कतई ही गलत नहीं होगा कि अमेरिका का रवैया भारत को लेकर अब एक बस मेजर कंट्री के नज़रिए से है। अमेरिका अब भारत को ना ही स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखता है, ना ही उसको एक वो आर्थिक तौर पर उस प्रकार का प्लेयर बनाना चाहता है जिस प्रकार के प्लेयर से वो चाइना को टक्कर दे पाए। क्योंकि प्लीज़ एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका का आज उद्देश्य क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये चल रहा है कि मैं उन कौन से देशों के साथ एकजुट होकर काम करूँ जिन देशों के तहत मिलकर मैं चाइना को काउंटर कर पाऊँ। भारत कतई ही इस गेम में पड़ना नहीं चाहता, और क्योंकि भारत इस गेम में पड़ना नहीं चाहता, इसी रीज़न से आप देखिए कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड जो है उसको आज तक एक आइडेंटिटी नहीं मिल पाई। क्वाड है, लोग आते हैं, बैठते हैं, चाय समोसा पार्टी चलती है, मट्ठी चलती है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर होता क्या है? कुछ नहीं। बेतुकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, हम क्रिटिकल मिनरल में बात करेंगे, हम डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। अरे ये सब झुंडबाजी करनी थी तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की अम्ब्रेला का क्या प्रयोग करना था? तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है क्वाड, जिसमें आज तक एक आइडेंटिटी प्राप्त नहीं हुई, जो इंडो पैसिफिक का एक इंपॉर्टेंट पिन था, इस चीज़ से आप समझिए कि वो गेम वहीं पर ख़त्म हो गया। और अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन की भारत क्वाड में एक अड़चन बन के बैठा है, रादर देन ये एक्सेप्ट करके रिस्पेक्ट करना कि भारत की अपनी एक थिंकिंग है। भारत बाकी देशों के साथ आपको काउंटर चाइना थ्योरी में नहीं बैठना चाहता है आपके साथ। भाई आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाइना को काउंटर करना है, वो आपका उद्देश्य है, हमें नहीं करना है। हमारा चाइना के साथ कंपटीशन है, हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन है, हमारा चाइना के साथ कोऑपरेशन है। हम इन 3 एलिमेंट्स पे खेलेंगे। हमें चाइना को काउंटर ही नहीं करना है भाई, हम अपने नज़रिए से देखेंगे। पर अमेरिका की जो दादागिरी थी, जिस दादागिरी के तहत वो अभी भी इस चीज़ों को यहाँ पर देख रहा था, उसने एक सिंबॉलिक कदम दोबारा ले लिया है कि इंडो पैसिफिक कमांड को अब जो है केवल पैसिफिक कमांड कर दिया है। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ये ज़रूर होगा कि जो भारत अभी तक इंडो पैसिफिक की वजह से पैसिफिक रिल्म के अंदर के देशों के साथ एंगेज कर रहा था, उस एंगेजमेंट में कोई कमी नहीं आएगी, पर वो एंगेजमेंट के ऊपर अम्ब्रेला जो अमेरिका की लगी हुई थी वो डेफिनेटली हट जाएगी। पर उसके अम्ब्रेला हटने से भी हमें कोई खासा नुकसान नहीं होना, क्योंकि हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स वहाँ पर स्ट्रांग हैं। इन सारे डिबेट के अंत में भारत को एक चीज़ स्पष्ट जरूर हो गई। स्पष्ट ये हो गई कि अमेरिका एक रिलायबल प्लेयर नहीं है। मैं पिछले लगभग 3 सालों से जब से ये चैनल चला रहा हूँ, यही एक पॉइंट जितनी मैंने रिसर्च और किताबें पढ़ी हैं, मैं यही समझता हूँ कि अमेरिका ना कभी रिलायबल प्लेयर था, ना है, ना रहेगा। भारत जब तक इस चीज़ को ऑफिशियली रियलाइज करके एक्सेप्ट ना करे, तब तक भारत की विदेश नीति में ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। बट जिस दिन हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे आज हमने पाकिस्तान को लेकर एक रणनीति एक्सेप्ट कर ली है कि पाकिस्तान जैसे नापाक देश के साथ बैठकर ये डिबेट करना कि आप टेररिज्म के व्यवहार को चेंज कीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। जब वो पॉसिबल नहीं है तो उससे बातचीत करने का फ़ायदा ही नहीं है। और आज हम वो ही करते हैं कि हम पाकिस्तान जैसे देश के साथ डायलॉग ही नहीं रखते। तो ये जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी पाकिस्तान को लेकर है, ये कहीं ना कहीं हमें अमेरिका को लेकर लानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका से एंगेज करना छोड़ दीजिए, आप एंगेज कीजिए उससे। आप एंगेज उतना ही अमेरिका से कीजिए जितना आप बाकी अन्य देशों से कर रहे हैं। पर अमेरिका के आगे लेट जाना, चरण चुंबक बनना, ये टाइप की जो गतिविधियां हमारी तरफ से हैं, अमेरिका के इस रवैये के बाद कम से कम ये चीज़ों पे अब हमारे को एक स्थिरता लाने की आवश्यकता है। अमेरिका की अनरिलायबिलिटी दोबारा से यहाँ पर प्रूव होती है कि अमेरिका का कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भारत के वेलबींग में नहीं रखा है, भारतीयों के वेलबींग में नहीं रखा है। अमेरिका का सिर्फ एक उद्देश्य भारत के साथ एंगेजमेंट का यूज़ एंड थ्रो रखा था कि भाई आप हमारे लिए यूटिलिटी चाइना को काउंटर करने के लिए अगर हैं तो हम आपके साथ हैं, हम आपको बड़े क्लब में भी बिठाएंगे, क्लब के अंदर ले जाकर एक्सपेंसिव शराब भी पिलाएंगे, बढ़िया वहाँ पर न्यूजीलैंड लैम्ब चॉप भी खिलाएंगे और पोस्टेक भी आपको छुरी कांटे से कटवा के खिलाएंगे। नहीं है तो आप सड़क पे जाकर एक न्यूज़पेपर में लिपटा हुआ समोसा खाइए, जिसपे न्यूज़पेपर का इम्प्रिंट समोसा पे भी चिपके, और वही इंक आप खाकर कैंसर से मर जाए। तो अमेरिका का ये उद्देश्य जितना जल्दी भारत समझ ले, भारत की विदेश नीति के लिए भी ये फ़ायदेमंद है।